चैप्टर नंबर 4 है हमारा टीचिंग मेथड्स यानी कि पढ़ाने की विधियाँ। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ये टीचिंग मेथड क्या होती हैं। तो मोटे मोटे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि टूल्स इन हैंड्स ऑफ टीचर विच ही यूजेस टू टीच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड नेचर ऑफ स्टूडेंट और क्लास। यानी कि ये कुछ टीचिंग मेथड्स जो हैं एक तरह से एक अध्यापक के हाथ में कुछ औजार हैं जिस मतलब या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिसकी मदद से वो बच्चों को पढ़ाता है। जिस प्रकार के बच्चे होते हैं, जिस प्रकार की क्लास होती है, जैसा बच्चों का कॉम्पोजिशन होता है, बच्चों की समझ जिस प्रकार की डेवलप हुई होती है, उसके मुताबिक वो बच्चों को पढ़ाता है और वो विभिन्न विभिन्न टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल करता है अलग अलग चीज़ें सिखाने के लिए। तो क्योंकि आप एक ही चीज़ एक ही तरीके से सभी बच्चों को नहीं बता सकते। हर बच्चे की सीखने की कैपेबिलिटी अलग होती है, अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं। तो एक टीचर का काम है कि वो समझे इस बात को कि बच्चे कैसे हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या बात उनको समझ में आएगी, किस तरह के एग्जाम्पल्स उन्हें सिखाए जाएँ, क्या बच्चे कहानी के रूप में ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं या बच्चों को सिर्फ लिखवा दिया जाए, वो घर जाके उसको रट लें तब वो सीख पाएंगे। बहुत सारे तरीके टीचर्स इस्तेमाल करता है और उन्हीं को हम टीचिंग मेथड्स बोलते हैं। तो इसमें राइट साइड में देखिए, इसमें लिखा है कि टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड, रेड में लिखा है जो। तो इसमें बेसिकली मेन चीज़ जो है वो ये है समझने के लिए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो टीचर सेंटर्ड है, यानी जिनके केंद्र में अध्यापक होता है, और कुछ हैं चाइल्ड सेंटर्ड जिनके केंद्र में बच्चा होता है। अब टीचर सेंटर्ड जैसे नाम से ही पता है कि इसमें टीचर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। और जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसमें चाइल्ड का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब उसमें चाइल्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और टीचर सेंटर्ड में टीचर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए एक एक करके फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड आती है आपकी स्टोरी टेलिंग मेथड, यानी कि कहानी सुनाने की जो विधि है। तो अब कहानी सुनाने में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो एक तरह से एक कहानी गढ़ता है अपनी बात को समझाने के लिए। मान लीजिए उसको कुछ पौधे के बारे में समझाना है, तो वो पौधे से रिलेटेड एक कहानी गढ़ रहा है कि आप आए थे क्लास तो आपने देखा होगा, आपने ये वाला पौधा देखा होगा, या आपके घर पे कभी कोई सब्ज़ी आई होगी तो आपने देखा होगा वो हरी होती है। और तो वो हरी क्यों होती है, उसमें क्लोरोफिल का एक एलिमेंट होता है, इस वजह से। तो आप कुछ टॉपिक समझाने के लिए कुछ बच्चों को जोड़ रहे हो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से, रियल लाइफ से। तो आप एक कहानी से सुना रहे हो उनको। उनका इससे क्या होगा, पहली चीज़ उनका फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे हैं, राइट। अब वो रिलेट कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा ध्यान से उसको सुन रहे हैं। दूसरा उनकी इमेजिनेशन, वो बैठे हैं एक क्लास के अंदर और वो सोच पा रहे हैं बाहर की चीज़ें, दूर दूर की चीज़ें। कई बार आप सोलर सिस्टम पढ़ाते हो, कुछ पढ़ाते हो, तो वो बहुत दूर दूर तक की चीज़ें इमेजिन करते हैं आपकी कहानियों के थ्रू। और तीसरा चीज़ उनकी वोकैबुलरी, नए नए शब्द सीखने मिलते हैं उन्हें। चौथा, अगर आपकी कहानियों में आप ग्रेट लीडर्स का, यानी जैसे गांधी जी हैं, पटेल जी हैं, अम्बेडकर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप कहानियाँ सुना रहे हैं, तो इनसे उनको सीखने मिलता है इनके जीवन चरित्र से। कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जैसे कलाम जी हैं, है ना। और बहुत बहुत सारे हैं। और उसके बाद सोशलिस्ट लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस या इस तरह के लोग हुए हैं, समाज सुधारक लोग हुए हैं, है ना, जैसे टेरेसा जी थी और बहुत सारे फूले वगैरह। तो ये इन सब से उनको सीखने मिलता है। अब बच्चे जो है वो टॉपिक से रिलेट कर पाते हैं अपने आप को। कैसे रिलेट कर पाते हैं, आप जैसे मैंने आपको बताया अभी क्लोरोफिल का एग्जांपल दिया, वो घर में उसने कोई चीज़ देखी है या उसने पौधा कहीं देखा है, उसे घर में गमले में पौधा लगा है। अब उसने जो उससे वो रिलेट कर पा रहा है कि हाँ मेरे घर में भी पौधा है, वो भी हरा है, अच्छा उसमें भी क्लोरोफिल है, ओके ओके, यानी सभी में होता है। तो इस तरह से वो रिलेट कर पाता है। मोरल वैल्यूज़ बच्चे में डेवलप होती हैं, है ना। अच्छे लोगों के बारे में बताने पे, कहानियाँ बताने पे जिनमें कुछ एक सीख मिलती है, तो उससे बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप होती हैं। तो उनका एक मोरल डेवलपमेंट होता है जो हमने देखा था कि वो सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। खैर, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका है टेक्स्ट बुक मेथड। इस टेक्स्ट बुक मेथड में क्या है कि किताबी ज्ञान वाली विधि है ये। अब इसमें साइकोलॉजिकली इन्हेंस्ड बुक्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक तौर पे मतलब किताबों को इस तरीके से लिखा जाता है कि बच्चों को उन्हें पढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इंटरेस्ट डेवलप हो और ज़्यादा ज़्यादा सीख सकें। अब ये सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है टेक्स्ट बुक मेथड में, वो है प्रोमोट्स ऑटोनॉमी, सेल्फ स्टडी, यानी कि बच्चे को ना खुद से पढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है।
किताबें इस तरह से बनाई जाती हैं, अगर आप कभी SCERT NCERT किताबें देखें, उसमें इतने अच्छे अच्छे चित्र होते हैं, बच्चे को किसी की ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं पड़ती। अगर वो उसको बैठ के ध्यान से अच्छे से कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको ही पढ़ के पूरा चीज़ें समझ सकता है। खैर, थर्ड मेथड पे चलते हैं, वो है आपकी लेक्चर मेथड। अब इस लेक्चर मेथड को दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड चॉक एंड टॉक मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड। मतलब ये पारंपरिक मेथड है, बहुत समय से चली आ रही है। चॉक एंड टॉक मतलब कि आप बोर्ड पे खड़े हो गए, आपने एक चॉक उठाई और आपने बोलना शुरू कर दिया और पूरा का पूरा आपने लेक्चर दे दिया। नाम से ही पता लग रहा है लेक्चर मेथड। अब ये मेथड एक टीचर सेंटर्ड मेथड है ना। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि मस्ट बी सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड इम्प्रेसिव। जितना अच्छा इंप्रेशन होगा, जितना अच्छा आपकी वाक्पटुता होगी, उतना अच्छा बच्चे समझ पाएंगे। लॉजिकली डिज़ाइंड और सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइंड आपका लेसन प्लान होना चाहिए कि पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है। जैसे मैं आपको जब ये चीज़ बता रहा हूँ अभी, तो मैंने पूरा एक नोट्स तैयार किया हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, है ना। सिस्टमैटिक वे में पढ़ाता जा रहा हूँ। अगर मैं हैफेजेड मैनर में पढ़ाऊँ कि हाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक टेक्स्ट बुक होता है, अच्छा चाइल्ड सेंटर भी हो, तो फिर वो समझने में भी आपको दिक्कत होगी और मुझे समझाने में भी। तो लॉजिकली एक सिस्टमैटिक वे में इंप्रेसिव तरीके से बताना ज़रूरी है इसके लिए। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इसमें ये कहता है लेक्चर मेथड में कि इट कैन बी मेड इफेक्टिव बाय पुटिंग क्वेश्चंस। अगर आप बीच बीच में क्लास में खड़े होकर क्वेश्चंस पूछ रहे हो, राइट, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो, बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो एक ज़्यादा इफेक्टिव तरीका हो जाता है। शॉर्ट पीरियड में वास्ट रीच होती है। एक बहुत ही कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बता सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है चाइल्ड के साथ में। आप जो घर से अपना तैयार करके लाए हो, आपने पूरा पूरा वहाँ पे जाके उड़ेल दिया, बता दिया पूरा, ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या समझे क्या नहीं समझे वो तो एक बात की बात है, लेकिन आपने जो बताना था वो तो आपने पूरा पूरा बता दिया। तो काफ़ी कम वक्त में आप बहुत सारी चीज़ें बता देते हो। बहुत सारे मैंने अपने भी स्कूलिंग के टाइम पे देखे हैं कि टीचर्स जब उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है तो वो इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लास में आते हैं, बुक उठाते हैं, बोर्ड पे खड़े होते हैं, जो उन्हें बताना है वो पूरा पूरा बता देते हैं और बस चले जाते हैं। तो उसको लेक्चर मेथड बोलते हैं। चीप है ये, सस्ता मेथड है, ज़्यादा इसमें किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई आप खड़े हुए बोर्ड पे चौक उठाई और आपने चलो चालू कर दिया। कुछ इसके डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट का मतलब होता है कुछ इसकी ख़राब बातें हैं। पहला ये कि बोरिंग और टायरसम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है पीछे बैठ के खेल रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं आप क्या बता रहे हो, बोरिंग है। एक जैसा आप एक कहानी से वहाँ सुना रहे हो खड़े होकर के। कहानी मेथड से मत कम इसको समझ लीजिएगा, मतलब आप एक लेक्चर आप पूरा दे रहे हो, तो लेक्चर ऑलरेडी लोग कहते हैं कि यार लेक्चर मत दो, बोरिंग हो रहा है, उस तरह से। दूसरा ये कि प्रोमोट्स पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में डिफरेंस ये है कि एक्टिव लर्निंग में बच्चा इन्वॉल्व होता है, वो उस वक्त उस चीज़ को इमेजिन करता है, देखता है, समझने की कोशिश करता है, प्रश्न पूछता है। पैसिव लर्निंग में ये है कि वो सारी चीज़ें सुन लेता है और बाद में उसको समझने का प्रयास करता है। जितना उसको उस समय सुन के समझ में आ गया, बाकी वो बाद में देखेगा, ऐसा वाला। थर्ड है इसमें, इट्स अगेंस्ट लर्निंग बाय डूइंग। एक लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बच्चा करके सीखे हर एक चीज़। कोई भी टॉपिक आप वो उसको पढ़ा रहे हैं तो वो मॉडल्स की सहायता से या फिर विजुअल एड्स की सहायता से सीखे उसको। विजुअल एड्स होते हैं जैसे कि आपका कोई वीडियो देखा या कुछ इमेज देखा, उस तरह से। तो ये लर्निंग बाय डूइंग के विपरीत है। बहुत सारे शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया है और हम लोग भी इसको बहुत अ, देखेंगे आगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये लेक्चर मेथड तो इसके दूर है क्योंकि इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चौथा पॉइंट इसका ये कहता है, जो इसकी ख़राब बात है वो ये है कि इट डू नॉट टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट का, जिसमें वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चा अलग है। क्लास में 30 बच्चे मान लीजिए बैठे हैं, कुछ बच्चे जो है वो बहुत तेज़ है। तेज़ बच्चे कैसे होते हैं, उनको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से स्लो हैं, उनको थोड़ा देर में समझ में आती हैं। लेकिन आपने तो लेक्चर मेथड यूज़ की, सारा का सारा आपने उड़ेल दिया, जो भी आपको वहाँ पे बताना था बच्चों को। अब आपने सारा बता दिया, कुछ बच्चे समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। बीट एवरी वन विद सेम मिस्टेक, सभी को एक ही लकड़ी से हाँक दिया। तो वो इस लेक्चर मेथड की एक ख़राब बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चौथा मेथड देख लेते हैं। चौथा मेथड है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड साइंस में बहुत यूज़ किया जाता है। इसमें लोगों को कुछ प्रैक्टिकल्स करके दिखाए जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब वगैरह आपने देखी होगी, तो ये वही चीज़ है ना। सोलर सिस्टम वगैरह है, आप प्लानिटेरियम बच्चों को ले गए, वहाँ दिखा दिया और कुछ मॉडल्स की सहायता से दिखा दिया। वाटर साइकिल आपने एक चार्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, या एग्जीबिशंस में आपने देखा होगा, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इस तरह के मॉडल्स बनते हैं, तो उसके थ्रू बच्चों को दिखाना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं उसको। ये मैकेनिकल की लैब्स में और बाकी लैब्स में, लैबोरेटरीज़ में ये चीज़ ज़्यादा यूज़ की जाती है। बच्चे लैबोरेटरी लेके जाए जाते हैं, वहाँ पे जो लैब अटेंडेंट होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स करके दिखाते हैं
उसी को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्यूटोरियल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए जाते हैं, मतलब कुछ बच्चे लिए जाते हैं जिनकी जो क्षमताएं हैं सीखने पढ़ने की वो लगभग एक रेंज में होती हैं, ऊपर से नीचे तक। उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। अब इस ग्रुप में क्या होता है, उन बच्चों को कुछ काम दे दिया जाता है कि इस तरीके से आपको ये काम करना है। फिर वो सारे बच्चे आपस में कुछ बातचीत करते हैं, कुछ आइडियाज़ लेके आते हैं, कुछ टीचर उनकी मदद करता है, तो एक अच्छा हेल्दी इंटरेक्शन होता है। इसको ट्यूटोरियल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे। ये सुकरात यानी सोक्रेट्स ने इसको मतलब कहा था पहले। पहला पॉइंट है इसका, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ लर्न। अब क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या है ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों को सीखने मिलता है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं जिसको सोचने के लिए, जिसका उत्तर देने के लिए एक अध्यापक को, एक टीचर को भी काफ़ी सोचने में मजबूर होना पड़ता है। तो दोनों को सीखने मिलता है। टीचर बच्चों से कुछ पूछता है, बच्चे सोचते हैं, बच्चे टीचर से कुछ पूछते हैं, टीचर सोचते हैं। और जब आप सोचते हैं तो आप सीखते हैं, है ना। नहीं पता होता है कई बार, तो टीचर बच्चों से कह देता है कि आज मुझे नहीं पता है ये चीज़, मैं इसको आपको पढ़ के बताऊंगा। ऐसे बहुत केसेस में होता है। अच्छे टीचर्स मतलब एक्स्ट्रा जानकारी है, बट ये है कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो कभी भी बच्चों को गलत जानकारी नहीं देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अध्यापक हैं तो आपको हर चीज़ हर समय आती ही हो। गलत जानकारी ना दें, बच्चों को कह दें कि आज अभी ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मैं इसके बारे में तुम्हें और अच्छे से बता पाऊँगा, मैं कल पढ़ के आऊँगा इस बारे में। बहुत अच्छा सवाल किया है। खैर, अगला पॉइंट जो है क्वेश्चन आंसर मेथड का, वो है इनोसेंस ऑफ चाइल्ड कम्स आउट। बच्चों के ना ऐसे 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 सवाल आते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। बहुत ही इनोसेंट से सवाल, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल बच्चे कर देते हैं कभी कभी, है ना। मासूम से सवाल कर देते हैं जिसका आपको आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि कितना मासूम है बच्चे, इनको पता नहीं है। तो वही इनोसेंस ऑफ चाइल्ड कम्स आउट है ना। बच्चों की सोचने समझने की शक्ति भी होती है। अब ये भी एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि टीचर इसको अपने हिसाब से चलाता है, जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछता है उस तरह से। खैर, नेक्स्ट मेथड है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जो है, आपने इसके बारे में जानते ही हैं। इसमें क्या होता है कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन क्लास के अंदर आपने बोल दिया कि आइए अब आज हम लोग बात करेंगे कि लड़कियां अच्छी होती हैं कि लड़के अच्छे होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसा कोई आंसर नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि दोनों ही अच्छे होते हैं और दोनों के अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब बच्चे इसमें बात करेंगे। कोई बच्चे को लगेगा कि ये एक अच्छी चीज़, लड़कियां अच्छी होती हैं। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे लड़के अच्छे होते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं अच्छे होते हैं। तो अब इसमें कुछ बच्चे जो हाथ उठाएंगे, कुछ बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे बात करने के लिए। कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ शांत रहेंगे। तो इससे लीडरशिप भी डेवलप होती है ना। 30 बच्चों की क्लास में खड़े होकर के बात अपनी बोल पाना, उससे एक लीडरशिप की भावना डेवलप होती है बच्चों के अंदर। तीसरा इसका है इम्प्रूव टॉलरेंस। कई बार डिस्कशन मेथड के दौरान आपस में मनमुटाव सा होने लग जाता है ना। कोई बच्चा अपनी बात पे अड़ जाता है, तो दूसरे जो उसकी बात सुन रहे हैं, तो अब उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो सामने कह रहा है, उसकी बारी है बोलने की, तो आप सुनेंगे उसकी बात को। तो उससे आपके अंदर एक टॉलरेंस यानी कि, है ना, एक सहानुभूति की भावना भी डेवलप होती है कि हाँ, आप सह सकते हो किसी की बात को। ऐसा आप झगड़ा नहीं करने लग जाओगे उसके साथ, आप सुनोगे, एटलीस्ट सुन सकोगे उसकी बात। चौथा है कि आपकी रीज़नेबिलिटी डेवलप होती है। रीज़नेबिलिटी क्या होती है? तार्किक शक्ति, है ना। कोई पॉइंट ऐसा बोला किसी ने कि लड़के अच्छे होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती। तो अब इसमें कोई बच्चा उठ के बोलेगा कि नहीं, इसके पीछे कोई रीज़न तो है नहीं, ऐसा क्यों? लड़कियों में भी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी सारे काम अच्छे से कर सकती हैं। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकती हैं? तो यहाँ पे अपने बच्चे तार्किक शक्ति भी इस्तेमाल करते हैं डिस्कशन मेथड में। तो ये एक अच्छी मेथड है, और ये इसमें बच्चों का काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है। खैर, एट्थ मेथड हम देखेंगे। आठवीं मेथड है हमारी ह्यूरिस्टिक मेथड। ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने दी थी। इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम इज पोस्ट, एक समस्या सामने रखी जाती है। उसके बाद हाइपोथेसिस इज डन। उस समस्या के निदान के बारे में लोग बैठ के विचार करते हैं, सोचते हैं कि अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस समस्या का समाधान मिलेगा। और तीसरा इसमें यह है कि प्रेजेंट प्रॉब्लम इज टैकल्ड। कोई समस्या जो मतलब इसी वक्त की है, अभी की है, उसको आप उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चाइना की समस्या। मान लीजिए चाइना की एक समस्या है जिसमें चाइना मान लीजिए कि हमारे देश में किसी जगह के ऊपर काबिज होना चाहता है, हमारे कुछ पार्ट को लेना चाहता है। तो अब ये एक समस्या लोगों के सामने रखी जाएगी कि अच्छा, चाइना की एक समस्या है, वो हमारे देश में एक हिस्से में कब्जा करना चाहता है। तो अब वो लोग जो हैं वो
जिनको ये सामने समस्या रखी गई है वो एक निदान सोचेंगे, इसका बात करेंगे कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग चाइना का सारा सामान बंद कर देते हैं यूज़ करना। ये एक हाइपोथेसिस है, किसी को पता नहीं है कि ये आगे चल के क्या होगा इसका, क्या ये सही है क्या गलत है। लोगों ने अनुमान लगाया कि हाँ ऐसा कर देंगे तो चाइना की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, उनका नुकसान होगा, तो हो सकता है वो डर के चले जाए। दूसरा कोई व्यक्ति है वो खड़ा हुआ, उसने बोला कि ऐसा करते हैं चाइना के ऊपर अटैक कर देते हैं, हम लोग हमला कर देते हैं चाइना पे। ठीक है, ये भी एक अनुमान है, किसी को पता नहीं है कि हमला करने से क्या होगा, चाइना की कितनी पावर है, चाइना की आर्मी कितनी बड़ी है, और हमारा खुद का कितना नुकसान होगा, हमारे कितने जवान शहीद हो जाएंगे, किसी को नहीं सोच, मतलब एक अनुमान लगाया लोगों ने। ऐसे कई सारे लोग अलग अलग लगाएंगे अनुमान। अब उसमें होगा क्या, कुछ अनुमानों के ऊपर आप काम करके देखोगे, उनको अलग अलग परिस्थितियों में आ, रख करके देखोगे, और फिर एक एक अच्छा सोल्यूशन निकल के आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ना लोग इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड में करते हैं, सीखते हैं, और इसको हम लोग बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ की जाती है कोई भी चीज़ का निदान पाने के लिए। आप कोई भी समस्या होती है, प्रॉब्लम होता है, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए आप पहले हर तरीके की पॉसिबिलिटी रख करके देखते हो। बाद में आपको जब सारी पॉसिबिलिटी जो गलत वाली हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और एक पॉसिबिलिटी ऐसी मिल जाती है जब सही हो जाता है, तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। पॉलन एंड डोंकर ने बोला था, पॉलन एंड डोंकर कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आती है। इसमें लॉजिकल एंड इमेजिनेशन दोनों ही आपकी थिंकिंग यूज़ होती है। आप इसमें तर्क शक्ति अपनी यूज़ करते हो, लॉजिक अपना यूज़ करते हो, और अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति भी यूज़ करते हो। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। हमारा अगला मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड हमारा W.H. किलपैट्रिक ने दिया था। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए मतलब इसको कहा जाता है। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है, मतलब नए ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ने वाला जो है तरीका, इसमें यह है बच्चा प्रोजेक्ट के मेथड से सीखता है। उसको जब वो किसी चीज़ में इतना इन्वॉल्व होता है, उसको कुछ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रैक्टिकल मेथड में सीखता है। प्रैग्मेशन आपने देखा है, सेकंड पॉइंट में लिखा है। प्रैग्मेशन यानी प्रैक्टिकली बच्चा सीखने की प्रयास करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर की आप कोई चीज़ बता रहे हो, अगर आप उसको क्लास में बैठ के कहानी की तरह सब सुना दोगे तो उसे नहीं समझ में आएगा। कंप्यूटर के सामने ले जाओ, जो आप बताना चाहते हो वहाँ उसे करवाओ उससे, तो वो ज़्यादा बेटर सीख पाता है। ठीक है, इसमें ग्रुप वर्क दिया जाता है बच्चों को। बच्चे एक ग्रुप में बैठते हैं और अपना मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, है ना। 3-4 बच्चों का एक ग्रुप बना करके उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आपको ये काम करके लाना है, आपको वाटर साइकिल के ऊपर कुछ बनाना है। सारे बच्चे मिलेंगे, बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ आएंगे कैसे क्या करना है, किसी की लीडरशिप स्किल भी उसमें डेवलप होगी, कुछ बच्चे उसमें टीम वर्क सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं। इसमें सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। अगर आपने बच्चे को बोल दिया कि हमारे शहर की गंदगी को हटाने के लिए आप प्रोजेक्ट बना के लाइए, तो वो 4-5-6 बच्चे जितने भी हैं आपने ग्रुप में डाले हैं, वो सारे के सारे बच्चे बैठेंगे और सोचेंगे बैठ करके कि हाँ, गंदगी के लिए क्या कर सकते हैं। अगर एक तरीका ऐसा बन जाए कि एक बच्चा मान लीजिए बोलता है कि एक तरीका ऐसा बन जाए कि गंदगी हम लोग सभी के घरों से उठाते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक कंपनी को बुलाएंगे, और एक कंपनी क्या करेगी, वो बहुत सारे ऐसे चल कूड़ेदान बनाएगी और लोगों को काम पे रखेगी और बोलेगी कि आप सबके घर जाइए और कचरा वहाँ से लीजिए। दूसरे बच्चे ने बोला अच्छा तो कचरा ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ले जा करके एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे बड़े बड़े पहले से ट्रक्स खड़े रहेंगे, और उस जगह कचरा इकट्ठा किया जाएगा, और ये सारी गाड़ियाँ वहीं पे जाके इकट्ठा की जाएंगी। फिर उन ट्रक्स में कचरा भर के, तीसरा बच्चा बोलता है कि ठीक है, फिर इन ट्रक्स में जब भर जाएगा तो इसे हम लोग ना शहर के बाहर ले जाएंगे। तो चलो एक इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उन्होंने लयबद्ध तरीके से एक चार्ट पेपर में या किसी चीज़ में इसको बढ़िया से कर दिया, तो एक सोशल प्रॉब्लम का हल भी निकल आया। तो ऐसे अगर मान लीजिए कि एक स्कूल के एक ग्रुप के बच्चे ने किया, ऐसे पता नहीं कितने सारे स्कूल के बच्चों में अगर यही प्रोजेक्ट चला दिया जाए तो कितने सारे सोल्यूशन इस चीज़ के मिल सकते हैं। हो सकता है इस समस्या का निजात मिल जाए। तो सोशल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत काम आती है, और आपको इसको यूज़ करना चाहिए। कल को आप किसी विद्यालय में हैं, आपको कोई किसी समस्या का निदान पाना है, बच्चों से पूछिए, बच्चों को इस काम में लगाइए, बच्चों के आइडियाज़ बहुत बच्चों को सोचने पे मजबूर कीजिए, इससे बच्चे और ज़्यादा सीखेंगे। खैर, ये प्रोजेक्ट मेथड हुई। अगली मेथड है आपकी डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड आपकी खोज विधि है। खोज विधि में बेसिकली होता क्या है कि सोशल साइंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जो पुरातत्व वाले होते हैं वो खोद करके चीज़ें निकालते हैं, फिर उससे हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, पुराने बारे में सीखते हैं, पास्ट के बारे में सीखते हैं। तो ये डिस्कवरी मेथड है। अगला है हमारा रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन। अब ये एक अच्छा मेथड है, J.L. मोरेनो नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने दिया था। रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन में आपकी क्रिएटिविटी बच्चों की डेवलप होती है, बच्चे इसमें सीखते हैं, फोकस उनका डेवलप होता है, उनकी बोलने की शक्ति यानी स्पीकिंग, लिसनिंग यानी सुनने की शक्ति डेवलप होती है, और ये चाइल्ड सेंटर होता है, बच्चों के केंद्र में रख के किया जाता है।
होता क्या है रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन में, मान लीजिए आपको बच्चों को ये बताना है कि पेड़ों को हमें क्यों नहीं काटना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने बच्चों को बोला कि एक बच्चे को आपने बोला कि बेटा आप पेड़ बन जाओ। एक बच्चे को बोला कि आप बेटा एक कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति बन जाओ। और जो दोनों को बोला कि आप स्टेज पे आइए, और दोनों को कुछ कुछ लाइंस दे दी। कुल्हाड़ी आपने दोनों को बता दिया कि आपको ये चीज़ें बोलनी है। सारे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। अब सारे बच्चे जो नीचे बैठे हैं उनके लिए खेल की तरह हो रहा है, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़। वो देख रहे हैं कि हाँ, एक्टिंग हो रही है, एक स्किट हो रहा है ना। अब वहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, वो पेड़ बना हुआ है, दूसरा बच्चा है वो आपका कुल्हाड़ी चलाने वाला बना हुआ है। वो पेड़ वाले बने हुए बच्चे से कह रहा है कि आज मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम्हें ले जा करके मैं बेचूंगा, और लकड़ी तुम्हारी, और फिर मुझे पैसे मिल जाएंगे। पेड़ बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतने सारे फल फ्रूट देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, है ना। तो इस तरह से बच्चों को मज़ा भी आ रहा है, उन्हें ये भी सीखने मिल रहा है कि पेड़ हमें क्या क्या चीज़ें देता है। अब उन्हें ये भी सीखने मिल रहा है कि कुछ लकड़हारे होते हैं, कुछ लोग, एक प्रोफेशन है लकड़हारा जिसमें लोग लकड़ियाँ काट करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्यों उनको लकड़ी काटनी पड़ती है अपने हाथ से, है ना। हो सकता है उन्हें गरीबी के बारे में भी इससे पता लगे। और पेड़ों को नहीं काटने के लिए आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो यहाँ पे कि क्यों नहीं काटनी चाहिए। तो ये एक रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन का मेथड है, जेल मोरेनो के द्वारा दिया गया, बहुत ही इंप्रेसिव मेथड है। इसको टीचर्स कम यूज़ करते हैं। आप प्लीज़ ये सारी विधियाँ अच्छे से सीखिए, आप इनको यूज़ करिए, बहुत अच्छा इससे बच्चे को आप सिखा सकते हैं इन विधियों से। ये टूल्स हैं आपके हाथ में, है ना, आपके औजार हैं ये, आप इनको अच्छे से इस्तेमाल करिए बच्चों को अच्छे से अच्छा बताने के लिए। खैर, अगला मेथड है ब्रेन स्टॉर्मिंग का। ब्रेन स्टॉर्मिंग काफ़ी अच्छा मेथड है, डिस्कशन मेथड जैसे ही है। ये एलेक्स फैकिनी ऑसबॉर्न ने दिया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी क्रिएटिविटी नाम की, इसको याद रख सकते हैं। और इसमें क्या है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, बच्चे एक साथ बैठा दिए जाते हैं, स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, आपने एक प्रॉब्लम बोल दी और बच्चों से बोला चले सोचिए इसका सोल्यूशन। अब सारे बच्चे अपने आइडिया दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब अपने आइडियाज़ को लिखते जा रहे हैं। बाद में जो आइडिया सबसे अच्छा लगेगा उस आइडिया को आप चुन लेंगे और कह देंगे कि हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग बोली जाती है। ये सभी कंपनीज़ में, सभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, है ना, टाटा हो, कोई भी कंपनी हो, रिलायंस हो या जियो हो या और आपका विप्रो हो, बहुत बड़ी बड़ी कोई सी भी कंपनी हो, टाटा स्टील, सभी कंपनीज़ में ये मेथड बहुत यूज़ की जाती है नए आइडियाज़ को लेने के लिए। इवन हमारे संसद में ये चीज़ यूज़ की जाती है, हमारे पॉलिटिशियंस बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ को, हमारे नेता में। खैर, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का मेथड बहुत ही अच्छा है। कई बार आप अपने घरों में भी इसको यूज़ करते हैं, है ना। कोई मतलब घर में किस तरह के टाइल्स लगने हैं या घर में कौन सी गाड़ी आनी है, तो आप सब लोग बैठ जाते हो पूरा फैमिली खाने के टाइम पे, और आपस में सब बात कर रहे हैं कि अच्छा हम लोग एक्टिवा ले लेते हैं। कोई बोलता है नहीं नहीं, एक्टिवा में तो ये दिक्कतें हैं, तो आप लोग एक हेल्दी डिस्कशन करते हो, बाद में एक निष्कर्ष पे आते हो, बस यही ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। अगला आपका जो मेथड है वो है प्लेवे मेथड। इसका जो नाम था वो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था, प्लेवे मेथड का। और इस मेथड को दिया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। आप इस नाम को याद रखें, इसको फ्रेडरिक फ्रोबेल ने ये मेथड दी थी, और इसको किंडरगार्टन मेथड भी बोलते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों का एक बगीचा। इन्होंने बच्चों को फूल की तरह माना और अध्यापक को गार्डनर की तरह माना, यानी कि माली की तरह माना। अब क्यों ऐसा माना भाई, पौधे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक पौधे को बड़ा करने के लिए माली उसे क्या करता है, समय समय पे, सही समय पे उसको धूप दिखाता है, सही समय पे उसको खाद देता है, पौधे देता है, कीटनाशक वगैरह डालता है, उसको उसका अच्छे से पोषण करता है, तब जाकर के कहीं वो बच्चा बड़ा होता है और फल फ्रूट दे पाता है। उसकी ज़रा सी भी केयर में चूक हो जाए, कुछ हो जाए, कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए, तो वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। 1835 में जर्मनी में ये जिन्होंने दिया था, और ये अर्ली चाइल्डहुड पे बेस्ड है। मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है आपकी, मतलब जब बच्चा आपका इन्फेंसी स्टेज में होता है, तब उस समय का है, मतलब आपका 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। नेक्स्ट मेथड है आपका मॉन्टेसरी मेथड। ये मारिया मॉन्टेसरी नाम की महिला थी, उन्होंने दिया था। ये एक नेचुरलिस्ट थी। आपने नर्चर वर्सेस नेचर के बारे में अभी पढ़ा था। नर्चर वर्सेस नेचर क्या होता है, नेचर होता है किसी का स्वभाव, और नर्चर जो होता है वो आपकी परवरिश होती है। अब नेचुरलिस्ट मतलब कि ये विश्वास करती थी कि बच्चों को अपने आप सीखने की अनुमति होनी चाहिए। बच्चा अपने आप सीखता जाएगा, उसकी अपनी खुद की स्पेस होती है, और हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है चीज़ों को। तो ये उस पर इन्होंने फोकस किया था।
कोलैबोरेटिव प्ले यानी कि बच्चे खेल खेल में साथ में सब चीज़ें सीखते जाते हैं धीरे धीरे। तो ये मोंटेसरी मेथड है। नेक्स्ट है आपका डाल्टन मेथड, इसको लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं। ये हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी और ये इंस्पायर हुए थे, हेलन हुए थे, मुझे नहीं पता है कि ये महिला हैं पुरुष हैं। खैर, हेलन पार्कहर्स्ट हैं, साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट हैं, है ना। उन्होंने वो इंस्पायर हुए थे जॉन ड्यूवी से और मारिया मोंटेसरी से। और इन्होंने कहा था लेबोरेटरी मेथड में कि जो आपका सिलेबस है उसको उसको डिवाइड कर लेना चाहिए छोटे छोटे हिस्सों में। सिलेबस इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट एक्टिविटीज़, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के पार्ट्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेना चाहिए। पहला चैप्टर के थोड़े पार्ट, दूसरे चैप्टर के थोड़े पार्ट। और इसमें क्या करते हैं फिर, बच्चे को आप बोल देते हैं कि ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को आप करते जाइए। मान लीजिए कि आपको बच्चे को सिखाना है पौधे के हिस्सों के बारे में, आपने सबको बोल दिया ठीक है, सभी बच्चे पौधा लेके आइए, बच्चे पौधा ले आए। आपने बोला कि ठीक है, इसमें आप सभी लोग बच्चे पता लगाइए कि इसमें कहाँ पत्ती है, कहाँ तना है, कहाँ जड़ है। अब बच्चे उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब जो बच्चा इसको नहीं कर पा रहा है, टीचर हेल्प्स व्हेन नीडेड। जब उसको नहीं समझ पा रहा है तो उसको बच्चे वहाँ पे टीचर घूम घूम करके उनको बता देते हैं। यह है डाल्टन का मेथड, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव मेथड। ये अरस्तु ने दिया था और इसको बेकन ने बाद में इम्प्रूव किया था। ये साइंटिफिक इनोवेशन का मेथड है। ओके, नोन से अननोन की तरफ, हाइपोथेसिस टू रूल, स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल से रूल दैट चाइल्ड कैन रिलेट। होता क्या है इसमें, साइंटिफिक इनोवेशन इसी हिसाब से किया जाता है इंडक्टिव मेथड से। इसमें हाइपोथेसिस बनाई जाती है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया आपको, हाइपोथेसिस एक एक अपने दिमाग में क्या इस तरह से किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपने कोई बात सोच ली कि ऐसे करेंगे, उसके बाद उस पर काम करते गए बाद में उसको रूल में कन्वर्ट कर लिया। तो सारी साइंस की जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे इसी हिसाब से बनते हैं। पहले कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, धरती हमारी प्लेट के आकार की ना हो के गोल हो सकती है, लेकिन पता नहीं कैसे। तो उसने एक हाइपोथेसिस दे दी। बाद में बहुत सालों के बाद कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि अच्छा इन इन कारणों की वजह से हमारी धरती गोल है और ये इक्वेशन उसमें लगेगी, तो वो एक नियम बन गया। इसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। इसमें नोन से अननोन की तरफ आप बढ़ जाते हैं। कोई चीज़ आपको जो पता है आप उसका इस्तेमाल करते हो, कोई जो चीज़ आपको नहीं पता है उसे जानने के लिए, है ना। अभी आकाश के जो खगोलीय पिंड होते हैं, इनको जानने के लिए हमने क्या यूज़ किया, जो हम पहले से जानते थे चीज़ें। हम वेवलेंथ के बारे में जानते थे तो हम जान पाए बाकी चीज़ों को। हम चांद और सितारे पहले तो गए नहीं थे कभी इन पे, तारे वगैरह पे, तो इनके बारे में जाना कैसे, इन्हीं सब तरीकों से। खैर, नेक्स्ट मेथड है आपका डिडक्टिव मेथड। ये भी अरस्तु ने दिया है। फर्स्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला देन कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। पहले इसमें क्या होता है डिडक्टिव मेथड में, पहले डेफिनेशन दे दी जाती है कि देखिए इस चीज़ की ये डेफिनेशन है, ओके। और उसके बाद में उसको फिर समझाया जाता है एग्जांपल्स के थ्रू। पहले रूल बता दिया जाएगा, बाद में उसका एग्जांपल दिया जाएगा। कोई भी चीज़ बता दी जाएगी, उसके बाद में उसका एग्जांपल दिया जाएगा। कोई टॉपिक आपने शुरू किया, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन दे दी, बाद में आपने एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझाना शुरू किया। पहले इसमें स्पेसिफिक से जनरल चलता है। पहले इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ बताई जाती है, बाद में उसका विस्तार किया जाता है समझाने के लिए। ठीक है। अगला मेथड है आपका एनालिसिस एंड सिंथेसिस का। अब एनालिसिस क्या है, कंक्लूजन से पार्ट्स। मतलब एक कंक्लूजन जो होता है, पहले कंक्लूजन निकल आया, मान लीजिए आपने कहीं पे बैठ के एग्ज़ाम लिखा, घर में मॉक टेस्ट आप देते हो, आपने पूरा एग्ज़ाम लिख लिया, आपका कंक्लूजन या आपका रिजल्ट आ गया। फिर आपने उसके छोटे छोटे हिस्से किए और आपने उसको समझने की आप कोशिश आप कर रहे हो कि मेरे से क्या गलती हुई, क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया। तो ये नोन से अननोन की तरफ आप जा रहे हो। अभी आपको नहीं पता है, जब आपने एग्ज़ाम नहीं लिखा है, तो आप मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो आपको नहीं पता है कि आपकी क्या कमी है, क्या अच्छी है। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपके हाथ में रिजल्ट आ गया, है ना, नोन चीज़ आपके पास में आ गई। फिर आप अननोन की तरफ बढ़ जाओगे कि अच्छा मुझे सीडीपी में प्रॉब्लम है, अच्छा मुझे पॉलिटिक्स ठीक से नहीं आती है, ओके मेरी ईवीएस ख़राब है, अच्छा मेरा मैथमेटिक्स मजबूत हो गया है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर ये इसको एनालिसिस बोलते हैं। सिंथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ। और सिंथेसिस का मतलब ही हिंदी में ये होता है कि किसी चीज़ को जोड़ना। जो हाइपोथेसिस थी, जो आपने जो भी आपने चीज़ें हाइपोथेसाइज की थी, उनको आपने कंक्लूड कर लिया, आपने एक सोल्यूशन निकाला उसका, और बाद में उन सभी हिस्सों को आपने जोड़ दिया, है ना। जैसे आपने एनालिसिस में देखा कि आपने जो रिजल्ट आया था, आपने सोचा कि हाँ मेरी मैथ्स मजबूत है, सीडीपी कमज़ोर है और मेरी ईवीएस भी कमज़ोर है।
तो आपने जब इसको आप सिंथेसाइज करने जाओगे तो आप इन पार्ट्स को कंबाइन कर दोगे कि अच्छा मेरा आगे का काम ये होना चाहिए कि मुझे मैथ्स अब सीखनी है अच्छे से, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मजबूत है, तो मैं उस पर और काम करके उसमें बिल्कुल 100% ले आऊँगा और फास्ट करने की कोशिश करूँगा। ये आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट आपने उसमें लिख लिया कि सारे पॉइंट्स को अब आप कंबाइन कर रहे हो जो आपने एनालिसिस के दौरान निकाले। दूसरा, मुझे ईवीएस पे अच्छे से काम करना है, उसके लिए मुझे ये टॉपिक्स को कवर करते जाना है, ये मैं कमज़ोर था। तीसरा ये कि मैं अब अ, मेरा जो एक और टॉपिक जो वीक है मैं उस पर काम करूँगा। तो ये आपने सिंथेसाइज कर लिया। तो जो आपने सबसे पहले मॉक टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट निकला, रिजल्ट का आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद में आपने उसको सिंथेसाइज करके एक सोल्यूशन निकाल लिया कि अब मेरा आगे का काम ये है। खैर, नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, प्रॉब्लम बताई जाती है, देन वेरियस मेथड्स आर यूज टू ट्राई एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बस इतना सा काम है, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। कोई एक प्रॉब्लम दी जाएगी, ये समस्या है, और बहुत सारी अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से आप उसके सोल्यूशन तक पहुँचते हो। बस इतना है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके बाद है आपका ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड में क्या है, इसमें रोट लर्निंग बोली जाती है करने के लिए, मतलब रट्टाफिकेशन वाला है। आप इसमें रट्टा लगाइए, बच्चों से बोल दिया ठीक है याद करके आओ, 2 एकम 2, ऐसे करके पूरा उनको बता दिया। उनको बोल दिया कि ठीक है पुष्प के सारे प्रकार याद करके आना, और याद करके आना ये चीज़ सारी शारीरिक संरचना के बारे में अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, ये सब याद करके आना घर से। बच्चे गए घर में, उन्होंने 50 बार उसको बोला, उनको रट गया, है ना। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं कुछ, आप उनको याद करा रहे हो, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, बच्चे क्लास में रट रट के बोल रहे हैं, बस। अब ड्रिल्स मेथड का यूज़ भी बहुत जगहों पे किया जाता है। इसको खासकर हमारी फ़ौज में और बाकी जगहों पे बहुत यूज़ किया जाता है, जो हमारे अ, मतलब जो प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमारी जो फोर्स होती है ना, नेशनल डिज़ास्टर जो हमारी जो टीम होती है वो लोग इसको यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कहीं पे आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वालों को जाना पड़ता है ना भाग करके, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको ड्रिल बोलते हैं बहुत बार। ऐसे ही वो लोग सो रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, एकदम से बेल बजा दी जाएगी, सारे के सारे उठ जाएंगे, भाग करके आएंगे, अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे, फटाफट से गाड़ी तैयार की जाएगी और भाग करके जाएंगे और अग्निशमन का काम शुरू कर देंगे। आग लगी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ऐसा कोई भी वहाँ का जो हमारा जवान होता है वो बार बार यही जब चीज़ करता है तो उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब असली में ऐसा होता है तो उसको अच्छे से कर पाता है। तो इस मेथड को बच्चों के केस में तो ये इतना मैं सही नहीं कहता हूँ, हर चीज़ बच्चों को समझनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। इसको ड्रिल मेथड बोलते हैं, किसी चीज़ के किसी को ये चीज़ इतनी अच्छे से समझा देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। खैर, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने जितना मैं बता सकता था अच्छे से मैंने बता दिए हैं। बाकी आप इसी को बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक एक टॉपिक को आप देखते जाइए और उनको आप पढ़िए, आपको इंटरेस्ट लेके पढ़िए और आप इनको यूज़ कीजिए ये सारी मेथड्स को। सिर्फ एक मेथड, लेक्चर मेथड यूज़ करके बच्चों को पढ़ा देना ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपको ये सारी टीचिंग मेथड इसलिए बताई जाती हैं कि आप इनको यूज़ करें बच्चों को सिखाने के लिए। और सभी बच्चों को एक लकड़ी से नहीं हाँकना होता है, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है, आप उसको उनके हिसाब से पढ़ाइए। ठीक है, आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।